नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। डायबिटीज के चैप्टर 6 में आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आसान शब्दों में बात करें तो जब हमारे सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तब जो स्थिति का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे फैट, मसल्स और लिवर के सेल इंसुलिन को अच्छे से उपयोग में नहीं लेते हैं, तब जो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर है, जो शुगर हमारे ब्लड के अंदर है, उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेल्स तक नहीं होता है और हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में हमारे शरीर में इंसुलिन की शॉर्टेज हो जाती है और हमारा पेनक्रियास और ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता है ताकि जो हमारी बॉडी की नीड है इंसुलिन की वह पूरी हो जाए और जो शुगर लेवल एलिवेट हुआ है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को नजरअंदाज करते हैं, हम अच्छे से फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं, हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे शरीर में इंसुलिन की शॉर्टेज और ज्यादा हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पेनक्रियास ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता भी है, तब भी हमारी बॉडी की जो नीड है इंसुलिन की वह पूरी नहीं हो सकती है और हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल थोड़ा ज्यादा ही एलिवेट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं प्री डायबिटिक स्टेज में। और अगर वहां पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं तो प्री डायबिटिक स्टेज में से हम चले जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारे शरीर में कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम की वजह से हमारे शरीर में ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस में साइंस और सिम्टम्स के बारे में। देखिए, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें बाहरी लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं। अगर हम कोविड-19 इन्फेक्शन की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार है, खांसी ज्यादा आ रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ होगा, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन में जो लक्षण है वो बाहर से साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम बाहरी लक्षण साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि लक्षण होते हैं लेकिन उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है और जब तक यह लक्षण आइडेंटिफाई होते हैं, जब तक यह लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाते हैं। इसीलिए ही इन केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें लक्षणों के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें उसकी जो चेतावनियां है, हमारी बॉडी जो हमें साइंस देती है, जो चेतावनियां देती है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, जब किसी व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने वाला होता है, जब किसी व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया होता है, तब हमारा शरीर कुछ चेतावनियां देता है, जैसे कि इन केस ऑफ मेन अगर कमर का भाग 40 इंच से ज्यादा हो जाता है और इन केस ऑफ वुमेन अगर कमर का भाग 35 इंच से ज्यादा हो जाता है, मतलब कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ओबेसिटी हो जाती है, तब यह एक चेतावनी है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर 130/80 mmHg से ज्यादा हो जाता है, तब उसे चांसेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 mg/dl से ज्यादा हो जाता है, तब चांसेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। जब फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 mg/dl से ज्यादा हो जाता है, तब भी चांसेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। जब बिना वजह अचानक से शरीर में खुजली आना स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी नहीं है लेकिन फिर भी खुजली आती है, तब यह भी एक चेतावनी हो गई। अगर हमारे शरीर पर, हमारी स्किन के ऊपर टैग्स हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, तो यह भी एक चेतावनी हो गई कि आपको अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर होने वाला है। तो अगर ऐसे कुछ भी साइंस दिखाई देते, ऐसे कुछ भी चेतावनी दिखाई देती है, तो हमें सतर्क हो जाना है कि हमें इन फ्यूचर या फिर इन प्रेजेंट हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है या फिर हो सकता है। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़े हुए कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। किसी व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना है कि नहीं, वो जानने के लिए हमें सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में कुछ इस प्रकार के रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि कमर के भाग पर फैट डिपॉजिट हो जाना, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ज्यादा ट्रांस फैट और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना, जेस्टेशनल डायबिटीज, फैटी लिवर डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन, उम्र और एथनिसिटी, कुछ हार्मोन डिजीज, कुछ मेडिसिन, स्लीप प्रॉब्लम्स इत्यादि।
तो इस व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ इस प्रकार के रिस्क फैक्टर्स है तो आपको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। तो हो सके तो इस प्रकार के रिस्क फैक्टर्स से आपको बच के रहना है। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहला है क्वेश्चन एंड आंसर। डॉक्टर आपको आपकी लैब से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है कि नहीं उसके बारे में, फिर आपको कोई रोग है कि नहीं उसके बारे में, अगर कोई रोग है तो कितने समय से उसके बारे में, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है कि नहीं उसके बारे में, फिर आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी हैबिट्स के बारे में, उसमें आपकी अल्कोहल की हैबिट है कि नहीं, स्मोकिंग की है कि नहीं, टोबैको आप च्यू करते हो, यह सब चीजें आपको पूछी जाएगी। अगर उसमें आपका जवाब पॉजिटिव होता है तो यह सब चीजें आप कितने समय से कर रहे हो उसके बारे में टाइमलाइन भी जानते हैं। अगर अच्छी तरह से रिजल्ट्स आपको चाहिए तो जो भी डॉक्टर्स आपको सवाल पूछते हैं उसके आपको प्रामाणिकता से आंसर देने पड़ेंगे। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका बॉडी वेट, आपकी कमर, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर इत्यादि सब नापा जाता है। तीसरा है कुछ प्रकार के ब्लड टेस्ट, जिसमें पहला है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, जहां पर आपको 8 घंटे फास्टिंग करवाया जाता है, फिर आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है। दूसरा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। फास्टिंग का जो ब्लड ग्लूकोज हो गया उसके बाद आपको एक शुगरी सॉल्यूशन पिलाया जाता है, फिर 2 से 3 घंटे के बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर से ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। तीसरा है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट, जिसमें 3 महीने का, 2 से 3 महीने का आपका जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो सामने आता है। तो डॉक्टर यह टेस्ट की मदद से ही आप प्री डायबिटिक हो, डायबिटिक हो या फिर कौन से स्टेज में हो, यह सब आपको जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, अगर आपको मालूम होता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शुरुआती स्टेज में है, तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको फिजिकली एक्टिव हो जाना है, फिर आपको ज्यादा ट्रांसफैट वाला खाना, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना नहीं खाना है, आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला, शुगर वाला खाना नहीं खाना है, आपको स्ट्रेस हो सके उतना कम लेना है, आपको योग और मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सब चीजें आप करेंगे तो ऐसे भी चांसेस है कि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, आपका जो शुरुआती स्टेज है वह रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर आप यह सब चीज पर ध्यान नहीं देते हो, आप सब उल्टा करते हो, ज्यादा ट्रांसफैट वाला खाना, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो, आप फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हो, आप स्ट्रेस भी ज्यादा लेते हो, डिप्रेशन में अगर आ जाते हो, आप योग मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हो, तो ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के वक्त जो प्री डायबिटिक स्टेज है, वहां पर जो भी आपके टेस्ट के रिजल्ट्स आए थे उसमें अगर प्रोग्रेशन होता है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 mg/dl से ज्यादा हो जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 200 या फिर 200 mg/dl से ज्यादा हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट था उसका रिजल्ट अगर 6.5% से ज्यादा हो जाता है, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका जो प्री डायबिटिक स्टेज है वो कन्वर्ट हो गया है टाइप 2 डायबिटीज में। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर दूसरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ट्रीट नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो आपके शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, सीवियर लो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, आई प्रॉब्लम्स, कैंसर, अल्जाइमर डिजीज इत्यादि। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सरसाइज। कुछ ज्यादा नहीं, कम से कम दिन में 30 मिनट आपको मॉडरेट एक्टिविटी करनी है। मॉडरेट एक्टिविटी में आप ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग या फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हो। यह जो मॉडरेट एक्टिविटी है 30 मिनट की हर दिन, उसे आपको हफ्ते में कम से कम 5 बार करना है। अगर आपको अच्छे से शुरुआत करनी है तो सबसे सेफ एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग से आप कर सकते हो। आप दिन में कम से कम 30 मिनट आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा है बॉडी वेट मेंटेन करना। कुछ भी करके आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है। जितना अच्छे से आप बॉडी वेट मेंटेन कर पाओगे उतना ही कम खतरा होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। तीसरा है हेल्दी खाना खाना। आप जितना हेल्दी खाना खाओगे, आप जितना अच्छे से अपनी डाइट पर कंट्रोल करोगे, उतनी ही आसानी होगी आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन करने की, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी टल सकता है। आपको ताजे फल, ताजी सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, बीन्स, फिश, लीन प्रोटीन इत्यादि पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। आपको ज्यादा तला हुआ, ज्यादा तीखा, ट्रांसफैट वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना हो सके उतना अवॉइड करना है। चौथा है दवाइयाँ। अगर
आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते ही जाता है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, तब डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। उस दवाइयों का सेवन आपको समय समय पर करना है और ऐसी सिचुएशन में आपको अपना ब्लड शुगर लेवल भी समय समय पर चेक करवाते रहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे चैप्टर 7 में हम बात करेंगे किस तरह से डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है और कौन कौन से लेवल है ब्लड शुगर लेवल के जो नॉर्मल है और जो एबनॉर्मल है उसके बारे में। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।